की सफलता ने आतंकवादियों को परेशान करके रखा है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके समझे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल गेट द नॉलेज पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मैं इस वीडियो के जरिए भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करेंगे। कैसे एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, कभी सोचें आप? हो सकता है अगला प्रधानमंत्री आप हो। हमारी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली इतनी जबरदस्त है कि एक चाय वाला को प्रधानमंत्री पद पर आसीन कर सकता है। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 ईस्वी को वडनगर, गुजरात में हुआ। पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी, माता हीराबेन मोदी। 6 भाई बहनों में ये तीसरे थे। घर की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए पिता के साथ वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान पर काम किया करते थे। वहीं से ट्रेनों में सैनिकों को चाय पहुंचाते थे, जिससे उन पर देश प्रेम की भावना जग उठी थी। 8 साल की उम्र में वो आरएसएस ज्वाइन कर लिए थे, पर लक्ष्मण इनामदार, जिन्हें हम लोग वकील साहब के नाम से जानते हैं, उन्होंने उनको बाल स्वयंसेवक संघ में ले गए। मन आध्यात्मिक की तरफ होने के कारण माता पिता ने 13 साल की उम्र में उनकी सगाई कर दी, पर वे शादी नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे भाग गए, सन्यासी का जीवन बिताने लगे। 1967 में जब वो वापस आए, तब उनकी शादी यशोदाबेन चिमनलाल से कर दी गई। कुछ का मानना है कि उनकी शादी नहीं हुई है, कुछ का मानना है वो शादी तो हुई पर वो ज्यादा दिन तक साथ न रहे। कुछ का मानना है कि शादी हुई, कुछ दिन साथ में रहे, पर दोनों आपसी बात करके ही एक दूसरे को छोड़े। उसके बाद वे अहमदाबाद अपने चाचा के यहाँ चले आए और अपने चाचा के चाय की दुकान पर काम करने लगे। इनसे चाय का रिश्ता इतना जबरदस्त है कि उन्होंने कुछ दिन बाद साइकिल पर चाय बेचने लगे, फिर अपना एक दुकान खोल लिए। उनका दुकान आरएसएस के हेडक्वार्टर के बगल में ही था। वहां पर आरएसएस के प्रचारक चाय पीने आते थे। फिर से उन्हें वकील साहब यानी इनामदार ने फिर से स्पॉट किया। अब उनको आरएसएस में आने का न्योता दिया। वे आरएसएस में कैंपेनर के रूप में काम करने लगे। गुजरात में आरएसएस का बहुत ही दबदबा था। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगाई, तब आरएसएस जैसे संगठन पर बैन लगा दिया। वे इस इमरजेंसी का विरोध किए, पूरे गुजरात में पैम्पलेट बांटे, जिससे उनका नाम और ऊंचा हो गया। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर बनी, तब आरएसएस गुजरात में मजबूत आधार होने के चलते उनको पार्टी पर संघ से सीधा फायदा हुआ। बीजेपी में आने के पश्चात वे केशुभाई पटेल और शंकर सिंह बघेला, जो उस समय गुजरात के 2 मुख्य नेता थे, उनके खासे दोस्त हो गए। 1987 तक वे गुजरात के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के रूप में काम किया। उसी समय लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा, उनका सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा था, जिसका
सारथी नरेंद्र मोदी चुने गए थे और उन्होंने भली भांति इस यात्रा को शांतिपूर्वक किया। इसके बाद उनकी लाल कृष्ण आडवाणी से खासे पहचान हो गई। गुजरात में 1995 पर विधानसभा जीत के बाद केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री पद दिया गया, जिस पर शंकर सिंह वाघेला खासे नाराज हो गए। उनको मनाने कुछ बड़े बड़े नेता गए तो उन्होंने कुछ शर्तें रखी, जिसमें एक शर्त यह था कि नरेंद्र मोदी को यहां से हटा दिया जाए। तो सबने उसकी बात मान ली। नरेंद्र मोदी को उस समय अटल बिहारी वाजपेयी के केंद्रीय मंत्रिमंडल पर जनरल सेक्रेटरी का पद दे दिया, 4 राज्यों का प्रभारी घोषित कर दिया। पर नरेंद्र मोदी को यहां पर लगता था कि उनके साथ बहुत बड़ा खेल किया गया है। वे गुजरात आना चाहते थे और यह मौका मिला 2001 में, जब गुजरात में भूकंप आई और केशुभाई पटेल उसमें नियंत्रण नहीं कर पाए और बताया जाता है उनके स्वास्थ्य भी बिगड़ गए थे। तो फिर नरेंद्र मोदी को सीधे गुजरात बुलाकर उनके जगह पर मुख्यमंत्री पद दे दिया गया। कहते हैं ना, चांद में भी एक दाग है, वैसे नरेंद्र मोदी के जीवन में भी एक दाग है, गोधरा कांड। 2001 में मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद 2002 में आतंकियों द्वारा साबरमती एक्सप्रेस पर आग लगा दी गई, जिसमें अयोध्या जाने वाले कुछ राम भक्त जल गए। उस गोधरा कांड में 59 लोगों की मौत हुई थी। फिर धीरे धीरे करके पूरे गुजरात पर सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। इस दंगे में नरेंद्र मोदी के द्वारा कुछ खास कदम नहीं उठाए गए। फिर अटल बिहारी वाजपेयी, LK आडवाणी के वे आंखों का कांटा हो गए। उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की बात की गई। कुछ दिन गुजरने के बाद नरेंद्र मोदी ने खुद अपना इस्तीफा पत्र लेकर बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग पर चले गए। अब बात यहां पर आ गई कि टेस्ट हारने के बाद विराट कोहली को अगर कैप्टनिंग से हटा दिया जाए तो उसके बदले कैप्टनिंग कौन करेगा। उस समय उन्होंने सबका भरोसा जीत लिया, उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। इसका फायदा उनको अगले इलेक्शन में मिला। 182 सीट में उन्होंने जीत हासिल की और फिर से वे गुजरात के मुख्यमंत्री चुने गए। कुछ का मानना है कि गुजरात में कुछ भी विकास नहीं हुआ, कुछ का मानना है नरेंद्र मोदी के चलते विकास बहुत हुआ। टूरिज्म को बढ़ावा दिया, हर घर बिजली पहुंची, पानी पहुंचे। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी LK आडवाणी के अगुवाई में लड़ रही थी, जहां बीजेपी को बहुत जोरदार हार मिली। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी को चेहरा बनाकर बीजेपी ने बहुत सारी रैलियां की। इसके बाद बीजेपी ने 282 सीट लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुने गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी वो अगले प्रधानमंत्री बने रहे हैं। उनका प्रधानमंत्री के बाद का जीवन काल अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। धन्यवाद।